नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस तरह से तमाम चर्चाएं और खबरें चल रही है, उसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार की अचानक बढ़ी सक्रियता को लेकर हो रही है। खासकर 21 जून को हुई जेडीयू की उस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के बाद से ये सरगर्मी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसने बीजेपी के रणनीतिकारों की चिंताओं को गहरा कर दिया है। जेडीयू के इस बदले और आक्रामक रुख ने कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है और इस वक्त सम्राट चौधरी के खेमे की धड़कनें बढ़ गई है। एक तरफ जहां 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पूरे बिहार में छाया हुआ है और सम्राट सरकार इस पर चौतरफा घेराबंदी और सवालों के जाल में बुरी तरह घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल और कानून व्यवस्था को लेकर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। तो आज हम सम्राट सरकार पर बढ़ती मुश्किलों और नीतीश कुमार का क्या रुख है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, आखिर जेडीयू की इस नई सक्रियता के मायने क्या है? क्या भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद बिहार में कोई बहुत बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है? सम्राट सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। देखिए शिवांगी, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो फैसले लेती है वो बहुत ठोक बजा करके फैसला लेती है। जी। लेकिन बिहार के मामले में अक्सर भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो कहीं न कहीं उसी के लिए उल्टा पड़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये कि सम्राट चौधरी के अभी 60 दिन हुए मुख्यमंत्री बने और उसके साथ ही ये शुरू हो गया है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनकी कुर्सी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या उन्हें कुर्सी से हटाया जाएगा? आखिर ये चर्चा क्यों? जबकि हम्म। आपको पता है कि 20 साल के बाद पत्थर पे दूब खिला है। जी जी। भारतीय जनता पार्टी 20 साल तक लगातार नीतीश कुमार के पीछे-पीछे घूमती रही। इनफैक्ट कहें तो 35 सालों से बिहार में घूम रही है, क्योंकि उससे जी पहले बिल्कुल। उसने लालू प्रसाद को 1990 में मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था। तब हम्म। से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही थी और उसे जब ये कुर्सी मिली है, सत्ता मिला है बिहार का, तो क्या उसे इतना आसानी से गँवा देगी? ये बात इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि सम्राट चौधरी को लेकर के जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही एक ऐसा गुट है जो काफ़ी नाराज़ चल रहा है। एक गुट क्या कहें हम, इनफैक्ट कई गुट हैं जो नाराज़ चल रहे हैं जी और इस जी। नाराज़गी को लेकर के ही ये सारी चर्चाएँ हो रही हैं। जबकि आपको मैंने बताया भी था और सब कोई लगभग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने भी सम्राट चौधरी को सपोर्ट किया था। उनके जी मुख्यमंत्री बनने को लेकर के उन्होंने सबसे पहला ग्रीन सिग्नल दिया था। जी। जी लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद भी सम्राट चौधरी आखिरकार इस तरह से क्यों बैकफुट पे हैं? इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो कई तरह से सम्राट चौधरी को घिरता हुआ दिखा रही है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि लगातार वो जितने फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों पे उँगली उठ रही है। जी इस जी। बीच में आपने देखा कि भरत तिवारी वाला एक कांड हो गया। उसको हम्म। लेकर के सम्राट चौधरी कटघरे में खड़ा थे। हालाँकि उन्होंने त्वरित फैसला धड़ाधड़ जो फैसला लिया, उस फैसले ने भी लोगों की मानसिकता में बदलाव किया है कि सम्राट चौधरी जाति-पाति दुनिया जहान सबसे उठ करके वो बिहार के विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में अमन चैन कैसे हो, विकास कैसे हो, इस पर फोकस कर रहे हैं। जी। लेकिन ये मानने के लिए लोग अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहा जाए कि पचा नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि एक तरफ सम्राट चौधरी का विरोध और दूसरी तरफ कुशवाहा महापंचायत का आयोजन करना इस जी। बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में लाख चाहने के बाद भी अब जो वर्तमान स्थिति है जाति-पाति और जातीय समीकरण के से इतर कोई भी नहीं सोच सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, सबको साथ लेके चलने की बात करती थी, प्रधानमंत्री सबके साथ सबका विकास की बात करते थे। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे तो ऐसा लगता नहीं है। अब हम्म। दिल्ली में भी आपको बता दें कि जो कई तरह की चर्चाएँ दिल्ली से होकर के आ रही हैं, उसमें कहा ये जा रहा है कि दिल्ली में रोज़ कोई न कोई नया खेल शुरू हो रहा है और सम्राट चौधरी को लेकर के एक शिकायत का पोटली वहाँ दर्ज कर दिया जाता है। जी। सम्राट चौधरी मूल रूप से भाजपा के कैडर नेता नहीं है, ये लोगों का कहना है और इस बात को लेकर के लोग उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से आप देख रही होंगी या पूरा बिहार या दुनिया देख रहा है कि किस तरह से सम्राट चौधरी ने जो भाजपा के पुराने नेता हैं उनसे भी बेहतर भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया है।
और उस पर हम्म। काम कर रहे हैं। भाजपा के कोर सवर्ण से लेकर के अन्य जो आरएसएस से जुड़े हुए कैडर थे या और भी कई तरह की बातें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के सारे लोग एकजुट होकर के और कोशिश कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को आखिरकार क्यों कुर्सी मिली। तो इसके जी। पीछे का कारण हम कई बार बता चुके हैं कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने हर कसौटी पर रख करके कसा है, उसको आजमाया है, उसके बाद सम्राट चौधरी को ये मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। आसानी से किसी को कुर्सी नहीं देती है। उसके बाद मैंने बताया है कि जो शाहपुर वाला कांड हुआ, उस कांड को कितना बढ़ा चढ़ा करके दिया गया, जबकि सरकार ने धड़-धड़ फैसले भी किए। अब तो बिल्कुल। न्यायिक आयोग जो गठित किया गया है, उसके जो मुखिया हैं, वो जाकर के स्पॉट विजिट भी कर चुके हैं, परिवारों से मिल भी चुके हैं। एसपी खुद जाकर के मिले हैं। ये सारी बातें चल रही है। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी का प्रशासनिक जो मतलब काम तरीका है, शैली है उनका काम करने का, उसको लेकर के भी लगातार सवाल सवाल उठ रहा खड़े है, किए बिल्कुल। जा रहे हैं। एक तरफ बिल्कुल। विपक्ष जो ये कह रहा है कि सम्राट चौधरी बदला ले रहे हैं, राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर के जो विवाद हुआ, उसमें भी सम्राट चौधरी को घसीटा गया। कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के जो वरिष्ठ भाजपाई हैं या फिर जो सम्राट चौधरी के एंटी गुट के हैं, वो हम्म। कहीं न कहीं जाकर के दिल्ली दरबार में हाज़िरी लगा रहे हैं और बार-बार ये बात कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी उचित फैसला नहीं है। नहीं ले हालाँकि रहे। इस बात को लेकर के और कई लोगों ने कह दिया है कि ये उचित फैसला नहीं है। लेकिन सीधी-सी बात अगर समझिए, तो अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें सम्राट चौधरी को सपोर्ट करने के लिए कोयरी समाज सामने आ गया है। इस जी। बीच आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने 2 दिन 3 दिन पहले ही आपको मालूम होगा कि ईबीसी की एक बड़ी बैठक हुई थी, एक बड़ा मीटिंग हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में उन्होंने जो बातें कही, वो सब जगह वायरल है। सभी लोगों को पता है कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप हमारे साथ हैं, मैं आपके लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार हूँ। पूरी समर्पण के साथ मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। सवर्णों जी। के साथ भी उन्होंने यही कहा। अब कोयरी समाज जो है, वो निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि पहले से भी हम ये बात कहते आ रहे हैं कि ओबीसी में अगर यादवों के बाद सेकंड नंबर कोई है तो वो कोयरी समाज है और यादवों के 14% होते हुए भी कोयरी समाज उनसे कड़ी टक्कर लेता रहा है हम्म। और ओबीसी में बाकी के जो 13% लोग बचते हैं उन सब का प्रतिनिधित्व यही समाज करता है। इसमें लौकुश समीकरण जो है, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है, जिसके नेता पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे। अब उन्होंने ये ज़िम्मेवारी सम्राट चौधरी को दे दी, जो कोयरी समाज से आते हैं, लौकुश समाज का ही हिस्सा है। इसके जी। साथ-साथ कुशवाहा महापंचायत के ज़रिए एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाना आसान नहीं होगा। भाजपा को यह संदेश दिया जा रहा है कि गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को रोकने के लिए अब सम्राट चौधरी का कुर्सी पर बने रहना ज़रूरी है, जैसा जी। कि वो कर भी रहे हैं और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक था, उस वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी के पाले में करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो बिल्कुल। वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सम्राट चौधरी की कुर्सी छीनने की जो बात की जा रही है, उसके कई तथ्य हैं, जिसको अगर हम्म। कसौटी पे आप कसिएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति के तहत ही उन्हें बिहार का नेतृत्व सौंपा गया है, ताकि ओबीसी और लौकुश समीकरण को साधा जा सके और नीतीश कुमार के बाद वो जो वैक्यूम होगा, उसे भरा जा सके। जी। अब इसमें जो है पार्टी के सवर्ण और पुराने भाजपाई जो हैं नाराज चल रहे हैं। एक गुट के तहत वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कमान को को इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कल ही आपने देखा कि एक घटना घट गई, विजय सिन्हा मंच पर बैठे हुए थे, उनका नाम ही अनाउंस नहीं हुआ, बाद में उस जी। गलती जी। को सुधारा गया। तो ये सभी चीजें चल ही रही हैं। नीतीश कुमार का परोक्ष रूप से इनको समर्थन है। मुख्यमंत्री पद से अगर इनको हटाने की बात की गई तो नीतीश की नाराजगी कौन झेलेगा। लगातार नीतीश कुमार इनका पीठ थपथपा रहे हैं। अब जी। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, दिल्ली से लौट करके आते हैं सम्राट चौधरी तो सीधे वो एयरपोर्ट से पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मंत्रणा करने के लिए। जी। जी। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता है और कथित रूप से फेक इनकाउंटर को लेकर के जहां एक तरफ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहीं उनके फैसले को लेकर के भी एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि नहीं, सम्राट चौधरी ने दूध के दूध पानी का पानी करने के लिए जो कड़े फैसले लिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि पुलिस वालों पर जिन लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है, संदेह है, उन लोगों पर हत्या तक का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये हम्म। बहुत बड़ा फैसला है। इसके बाद बिल्कुल। जातीय समीकरण की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा कुशवाहा समाज को नाराज करने की जोखिम नहीं उठा सकती है, क्योंकि ये समाज अब बाकी के ओबीसी समाज को आगे लेकर के चलता है। अब तो ईबीसी समाज है, वो भी कहीं न कहीं सम्राट चौधरी को स्वीकार करने लगा है।
जी। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो पार्टी के पोस्टर बॉय के रूप में इनको देखा जा रहा है, सम्राट चौधरी को। और दूसरी तरफ ये बातें चल रही हैं, दूर-दूर तक ये कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है कि सम्राट चौधरी के कुर्सी पर किसी तरह का कोई खतरा है। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या है, लगातार इन सब बातों को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर ये आप समझिएगा कि अग्नि परीक्षा तो सम्राट चौधरी को देना ही पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल, कितना बिल्कुल। देना पड़ेगा, ये तय अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है। उनके विरुद्ध और उनके साथ जो लोग हैं, वो पूरी तरह से साफ-साफ आपको दिखाई दे देंगे, क्योंकि जी, सम्राट चौधरी को स्वीकार करने की क्षमता सब में नहीं है। उनका बिल्कुल। प्रशासनिक निर्णय लेने का जो एक टसन है, वो या फिर जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, उनकी शैली बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। वो सॉफ्ट राजनीति नहीं बल्कि हार्ड राजनीति करते हैं और शासन जो है हनक से चलता है, ये बात भी नहीं भूलना चाहिए। जी, ऐसे में बिल्कुल। सम्राट चौधरी के बारे में, सम्राट चौधरी को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। सम्राट चौधरी की कुर्सी जाने और रहने के बीच में नीतीश कुमार कहीं न कहीं हैं और नीतीश जी, कुमार जब तक एनडीए गठबंधन में हैं, वो सम्राट चौधरी का कहीं न कहीं वो हिफाज़त करते रहेंगे, क्योंकि वो उनके समीकरण से आते हैं। जी। ऐसे में ये कहना कि अब सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में डिफरेंसेज हो गया है, तो कहीं न कहीं इस बात को आप उस तरह से नहीं ले सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि लॉ-कुश फिनिश होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके सम्राट चौधरी के हाथ में लॉ-कुश का कमान दिया है और ये कमान देने के बाद कहीं न कहीं ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार का ये जो फैसला अब लोगों को पच नहीं रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के पास भी कोई विकल्प दूसरा नजर नहीं आ रहा है। सम्राट चौधरी का विकल्प जब तक नहीं मिलता है, तब तक सम्राट चौधरी को हटाना बड़ा मुश्किल होगा और लवकुश समीकरण भी अपना मजबूती से काम करता रहेगा। हुँ। बाबा, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का समर्थन कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जहां सम्राट सरकार मुश्किलों में घिरी हुई है, वहीं नीतीश कुमार 21 जून को जो जेडीयू का महाबैठक हुआ, उसके बाद से अचानक सक्रिय हो जाते हैं। डिप्टी सीएम से जाके मिलते हैं, उनके साथ निरीक्षण करने पहुंचते हैं, उनकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या नीतीश कुमार, जो भरत तिवारी वाला केस है, बीजेपी और सम्राट चौधरी जो चौतरफा घिरे हुए हैं, तो क्या नीतीश कुमार इस प्रशासनिक और राजनीतिक संकट का पूरा फायदा उठा रहे हैं? क्या वे बीजेपी की इस कमजोरी और बैकफुट स्थिति को भांपते हुए बहुत ही खामोशी से पर्दे के पीछे से अपने बेटे निशान कुमार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित और स्थापित करने का एक बड़ा दांव खेल रहे हैं क्या? क्योंकि ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि निशान कुमार के राजनीतिक भविष्य को संवारने के लिए नीतीश कुमार कुछ न कुछ कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से शिवांगी, आपके सवाल, जितने भी सवाल आपने पूछे हैं, वो सारे सवाल वर्तमान राजनीति में बहुत ही प्रासंगिक हैं। जी। क्योंकि एक तरफ राजनीति में कोई अपना और पराया, दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। अस्थाई न तो दोस्त होते हैं, न दुश्मन होते हैं, ना अपना होता है, ना पराया होता है। राजनीति में मौके की तलाश होती है और मौका जैसे ही आपके हाथ में आता है, आप गोटियाँ बदल देते हैं। जी, तो बिल्कुल। पहली बात ये आपने कहा कि क्या निशांत को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, निशांत का जो एक्शन है वो साफ नज़र आ रहा है। 21 तारीख की बात जो आपने की, उस 21 तारीख की बात में निश्चित रूप से नीतीश कुमार हालाँकि एक्शन में पहले से भी थे, लेकिन इस बार थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्शन में है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे मिल करके कहीं न कहीं नीतीश कुमार ये निश्चिंत रहना चाहते हैं कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है, उसमें जनता दल यूनाइटेड किस जगह आकर के खड़ा है। क्या जनता दल जी, यूनाइटेड के साथ जो न्याय होना चाहिए वो हो रहा है या फिर उसमें कमी आ रही है, जिसके आधार जी, पर नीतीश कुमार आगे का फैसला करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भरत तिवारी वाले एपिसोड में आपने कहा, उसमें नीतीश कुमार का एक पुराना जो ऑडियो वीडियो है वो जी, वायरल बिल्कुल, होना बिल्कुल, कि वायरल हो रहा ये है। शासन का कहीं से तरीका नहीं है, तो ये साफ-साफ बता रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार के उस फैसले के बाद जो सम्राट चौधरी ने लगातार एक्शन लिया है इस पूरे मामले पर, वो भी इस बात की हुँ, तरफ इशारा करता है कि सम्राट चौधरी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते भी हैं और नीतीश कुमार अभी भी बिहार की राजनीति, बिहार के सरकार और एनडीए में प्रासंगिक हैं। उनके फैसले के महत्व अभी भी बरकरार है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा।
तो दोस्तों, नीतीश कुमार की ये बढ़ती सक्रियता और भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार आने वाले दिनों में बिहार के सत्ता समीकरणों को क्या नया मोड़ देती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिहार की इस बदलती राजनीति, नीतीश कुमार के इस नए तेवर और सम्राट सरकार के सामने खड़ी इस बड़ी चुनौती पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।